शंकर सिंह वाघेला के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा था। वो जानते थे कि गुजरात में अपने विधायकों को महफूज रख पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। अब उस समय महाराष्ट्र में और राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, लिहाजा उन राज्यों में भेजा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने निर्णय किया कि मध्य प्रदेश भेजा जाए। मध्य प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। उन्होंने दिग्विजय सिंह से बात की, दिग्विजय उनकी बात को मान गए। कहा जा सकता है कि यहीं से पहली बार बागी विधायकों को राज्य के बाहर ले जाने और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का सिलसिला शुरू हुआ। अगर हम तो आज ही कह रहे हैं कि वाघेला साहब ही हमारे सीएम होंगे। मेरा एक ही काम था कि मैं उनको परसुएट करूं कि तुम अपने आप को पार्टी के एमएलए मानते हो, पार्टी के हितैषी मानते हो, तो पार्टी को नुकसान न पहुंचे ऐसा काम करना। दुश्मन के घर दिवाली मने ऐसा कोई कदम मत उठाना। यही बात मैं कहते रहा, कल भी कहते रहा, आज भी कहते रहा, परसों भी यही कहते रहा। डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला होगा, आप अकेले फैसला नहीं कर सकते, पार्टी भी आपके ऊपर कोई थोप नहीं सकती। सब लोग मिलकर बैठ के तय करो। इसके बाद वाघेला के सामने चुनौती थी बागी विधायकों को फार्म हाउस के बाहर जमा भीड़ से बचाकर निकालने की, एयरपोर्ट पहुंचाने की, क्योंकि वाघेला के निजी सहायक ब्रह्मदत्त के अलावा ये कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले वाघेला के निजी सहायक ब्रह्मदत्त ने राज्यपाल को फोन करके विधायकों के लिए सुरक्षा मांगी। इसके बाद बागी विधायकों को एक बस में बिठाकर भारी पुलिस सुरक्षा के साथ फार्म हाउस से निकाला गया। बागी विधायकों और पुलिस को बताया गया कि उन्हें राज्यपाल के पास जाना है। काफिला जब राजभवन पहुंचा तो पुलिस को बताया गया कि राज्यपाल से मुलाकात का समय बीत चुका है, लिहाजा बागी विधायकों को एयरपोर्ट के करीब ताज होटल ले जाना होगा। बागी विधायकों का काफिला जैसे ही ताज होटल पहुंचा, वाघेला ने काफिले को एयरपोर्ट ले जाने को कहा। किसी तरह विधायक एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन वाघेला की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। 27 सितंबर 1995 को जिस चार्टर्ड प्लेन से बागी विधायकों को ले जाना था वो तैयार नहीं था, उसके टायर में कुछ खराबी थी और जब तक उसे ठीक किया गया तब तक अंधेरा हो गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार उस समय थी। शंकर सिंह वाघेला ने बातचीत की उड्डयन मंत्री से और कहा कि खजुराहो एयरपोर्ट में वो लाइटिंग की व्यवस्था करें, क्योंकि अंधेरे में अगर वहां पर लैंड करना था तो नाइट लैंडिंग की व्यवस्था वहां थी नहीं। अब ये व्यवस्थाएं वहां पर शुरू हो गई और प्लेन ने यहां से खजुराहो के लिए टेक ऑफ कर लिया। पर जब तक वो प्लेन लैंड नहीं किया तब तक उन बागी विधायकों को भी नहीं पता था कि वो कहां ले जाए जा रहे हैं। ये केवल प्लेन के पायलट को मालूम था और शंकर सिंह वाघेला के जो निजी सचिव थे उन्हें। शंकर सिंह वाघेला सिर्फ नरेंद्र मोदी या भाजपा को बेवकूफ बना रहे थे ऐसा नहीं, शंकर सिंह वाघेला अपने गुट को भी बेवकूफ बना रहे थे। जो 48 धारासभ्य विधायक उनके साथ थे, उनको ये कहा गया था कि हम आपको, पहले तो ये कहा गया कि हम राज्यपाल भवन जा रहे हैं, उसके बाद ये कहा गया कि हम दिल्ली जा रहे हैं, और सभी को अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक चार्टर प्लेन के द्वारा वो खजुराहो ले गए। शंकर सिंह वाघेला पीछे रुक गए थे ताकि पूरे विवाद का कुछ हल निकाला जा सके। 28 सितंबर को जब यह खबर छपी तो दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं की नींद उड़ गई। दिल्ली में ही 1-2 दिन ये प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विल कंटिन्यू और उसके बाद वहां जाने का कोई दिन तय किया जाएगा। गुजरात के लोगों को भी जो धक्का लगेगा कि केशुभाई जैसे चीफ मिनिस्टर उसको स्टेप डाउन किया, जो कुछ हुआ है उस पर पार्टी की हाईकमान को और सभी केंद्रीय नेतृत्व को गंभीर चिंता है और हम इस बारे में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए। एक पॉलिटिकल ऑपरेशन था कांग्रेस का ये, गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उसको गिराने का। और शंकर सिंह वाघेला चूंकि खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, वो केशुभाई पटेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर के ये पूरा प्लॉट किया। उस सुबह 2 अलग अलग जगहों से 2 लोग अहमदाबाद के लिए उड़ान भर रहे थे। ये लोग थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह शेखावत और अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी हाईकमान की तरफ से
2 और लोग इन बागी विधायकों को मनाने के लिए भेजे गए थे। कुशाभाऊ ठाकरे, जो कि उस समय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, और उमा भारती, जो खजुराहो से लोकसभा सांसद थी। ये दोनों लोग विधायकों से मिलने खजुराहो पहुंचे हुए थे। मुझे ये जानकारी मिली थी कि प्रदेश सरकार का कहना है कि उमा भारती को होटल में नहीं घुसने देंगे। मैंने कहा था कि मैं आज होटल में जरूर आऊंगी, इसलिए गई थी। तो कल की कुछ बात नहीं हुई? कुछ तो हुई होगी। कुछ बात यहाँ हो नहीं सकती ना, बात तो अहमदाबाद और दिल्ली में हुई, हम क्या बात करें, हम तो बच्चे हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट की बात? तो मुझे मालूम नहीं, उधर होना अहमदाबाद और दिल्ली में। वो तो बड़े वेल बिहेव्ड लोग हैं, उन्होंने कहा बैठ जाइए, जूस पी लीजिए। आप दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं। इधर अटल बिहारी वाजपेयी और भैरू सिंह शेखावत अहमदाबाद में पहले केशुभाई पटेल से मिले और उसके बाद शंकर सिंह वाघेला से। हम लोग इनफॉर्मली मिले थे, गुजरात के बारे में भी चर्चा हुई। गुजरात के कुछ नेताओं को दिल्ली बुलाया जा रहा है। ये मेरे सामने कोई समझौते का रास्ता नहीं है। हमारे सारे प्रयास इन 48 घंटों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत जुट जाए और केशुभाई पटेल की जो मंत्रिपरिषद है उस पर विधानसभा में विश्वास व्यक्त हो, यही कोशिश है। शंकर सिंह वाघेला विद्रोही हो चुके थे। उनका ये मानना था कि गुजरात में भाजपा का चेहरा वो है। केशुभाई की तरफ पड़ला कैसे झुक गया। जब वाजपेयी जी ने और शेखावत साहब ने समझाया तो वो वाजपेयी जी के करीब भी थे वाघेला। इन्होंने शर्त रखी कि केशुभाई को हटाया जाए और उसी समय यह शर्त रखी थी कि नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से बाहर भेजा जाए। केशुभाई पटेल गुस्से में थे। उन्हें पार्टी के हित में पद छोड़ने को कहा गया था। केशुभाई ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन उससे पहले पार्टी के सामने एक शर्त रखी कि किसी बागी को सीएम की कुर्सी नहीं सौंपी जाएगी। विधायकों के अंदर दुख है, जनता में दुख है, लेकिन प्रजा की हित की दृष्टि से पार्टी बनाई जाती है। केशुभाई की इस शर्त को मानकर वाजपेयी और भैरू सिंह शेखावत शंकर सिंह वाघेला से मिलने पहुंचे। मनाने की कोशिश शुरू हुई। 2 दिन तक शंकर सिंह वाघेला के साथ भी बैठक हुई, विधायकों के साथ बैठक हुई। लेकिन सबसे बड़ा संकट ये था कि अगर केशुभाई और वाघेला नहीं तो फिर कौन। उस वक्त काशीराम राणा गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। गुजरात दूरदर्शन तक में ये खबर चल गई थी कि रेस में सबसे आगे काशीराम राणा हैं।